गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो आज डिस्कशन करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर अपन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी प्रीवियस सेशंस में अपन ने देखा था। प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था बेटा, ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती हैं? ग्लास की ट्यूब होती हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स अपन लगाते हैं, एक हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, लगभग कितना वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज, एंड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। एक रेस जनरेट हो रही थी, ठीक है, उस रेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड रेस बोलते हैं, क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हो रही थी और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन ने अप्लाई करी थी। तो प्रीवियस सेशंस में अपन ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था किस तरीके से जे थॉमसन ने E/m चार्ज टू मास रेशो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। और यहीं पर अपन ने देखा था, डिस्कशन किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ से फाइनली मास अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 कूलाम। नाउ अपन डिस्कशन करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की। तो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, वापस अगेन यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। कैथोड जो है, ठीक है, अब इसको इवेक्यूएट नहीं किया। इवेक्यूएट का मतलब इसमें गैस जो है उसको फिल रहने दिया, उसको बाहर नहीं निकाला, और अलग अलग गैस के साथ मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया सेम। सेकेंड हमने क्या किया, ठीक है, जहां पर हमने कैथोड को अब इस जगह पर क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। पहले अपन क्या कर रहे थे, एनोड जो है, ठीक है, एनोड की तरह हम ZnS की क्या कर रहे थे, प्लेट लगा रहे थे, जिंक सल्फाइड फ्लोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर रहे थे। अब हमने क्या किया, कैथोड के साइड भी होल्स कर दिए, मतलब कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, एंड ZnS की जो स्क्रीन है वो कैथोड के पीछे भी लगा दी। तो हमने देखा कि कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आ रहे हैं। सेम एक इनविजिबल रेज जो है वो एनोड से किधर की तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी, वो भी ग्लो जनरेट कर रही थी, और वो डिपेंड करती गैस के ऊपर। यदि मैं अलग अलग अमाउंट ऑफ गैस लेता हूं तो अलग अलग क्वांटिटी में, ठीक है, आपकी एनोड रेज जनरेट हो रही थी। तो इससे फाइनली हमें समझ में आया कि ये जो रेज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। यदि मैं इलेक्ट्रोड को चेंज करता हूँ अलग अलग मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम के, तो अलग अलग अमाउंट में वो जनरेट होती है, और गैस के ऊपर भी वो डिपेंड कर रही थी। अलग अलग गैस फिल कर रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अलग अलग गैसेस के फॉर्म में अलग अलग क्वांटिटी में एनोड रेज जनरेट हो रही थी। तो इससे फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन को लेकर के देखा अपन ने, हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन बोला। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है उसी को फाइनली यहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ही कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इतना हमें समझ में आ गया, और दोनों एक्सपेरिमेंट कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से करे थे। बस डिफरेंस ये था, कैथोड रेज गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, पर एनोड रेज जो होती हैं वो कैथोड के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? ये काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, ठीक है, डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया मैंने, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स को गिराया, अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव जो सोर्स होता है उसमें से अल्फा पार्टिकल जनरेट हुए, उनको मैंने बेरिलियम की शीट पर गिराया, बेरिलियम की शीट पे। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं एक्चुअली होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में से जब आप क्या कर देते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हो, तो हीलियम न्यूक्लियस बनता है, और हीलियम न्यूक्लियस को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स को गिराया बेरिलियम की शीट पे, तो न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स था, और जेम्स चैडविक ने इसकी क्या करी, डिस्कवरी करी। तो फाइनली अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिए बेटा, कि ठीक है, इनका ऑर्डर आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का E/m का जो रेशो है उसको अपन समझ लेते हैं,
क्या होता है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम चार्ज टू मास रेशियो, प्रोटॉन का जो मास होता है उससे 1837 टाइम्स मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन का। मान लिया इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास 1 होता है तो प्रोटॉन का उससे कितना गुना ज़्यादा होता है, लगभग 1837 टाइम्स, ठीक है। और न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं ई बाई एम चार्ज टू मास रेशियो, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर देन उसके बाद प्रोटॉन का, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन्स का होता है बेटा। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से फाइनली इन चीज़ों से अपन को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन पर मास 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर मास कितना होता है बेटा, तो प्रोटॉन में लगभग एग्जैक्ट 1.7, इसको लगभग 3 काउंट कर सकते हैं अपन, तो 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होगा, पर प्लस में चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम, जब भी तो न्यूट्रल होगा। और मास जो होता है थोड़ा सा इससे हाईली होता है, न्यूट्रॉन का मास 1.75 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इंटू 10⁻27। तो आप एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन इसी के साथ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 वर्कबुक के 4, 6 एंड 16 क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी सेशंस में। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स देना स्टार्ट किए। तो सबसे पहला मॉडल जो दिया गया वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। जे थॉमसन ने बेटा एक अजम्पशन किया, उन्होंने माना कि जिस तरीके से वाटरमेलन होता है, इसी मॉडल को किस नाम से जाता है, जे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या किया, जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर रेड मटेरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये आप देख पा रहे होंगे, रेड मटेरियल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसी तरीके से एटम के अंदर भी क्या होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और सीड जो है कहीं पर भी क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, कहीं पर भी अवेलेबल है। उसी तरीके से लाइक एटम भी के अंदर भी इसी तरीके से होना चाहिए। एटम के अंदर पॉजिटिवली जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे बेटा। तो इस तरीके का उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया, ठीक है। पर ये जो मॉडल था उसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक्स ये था कि पॉजिटिवली चार्ज तो बहुत सारा है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाएंगे, सबसे पहली बात तो। और दूसरी चीज़, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टक है, एक जगह पर अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूवेबल होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये जो मॉडल था इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे और इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म नहीं किया गया था, ओनली अजम्पशन था। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस मॉडल के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं थे, बस उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया, ठीक है, इतना सा ही उन्होंने बताया। इसके बाद उसी टाइम पीरियड्स में एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने फाइनली ये बताया कि किस जगह पर पॉजिटिवली चार्ज होगा और किस जगह पर नेगेटिवली चार्ज होगा। एग्जैक्ट पोजीशन उन्होंने बता दी बाय द एक्सपेरिमेंट। तो इस मॉडल को अपन बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के नाम से। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने की वजह से रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी दिया गया था उस टाइम पीरियड से। तो देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया, लेड का बॉक्स, उसके अंदर प्रेजेंट कर दिया बेटा एक रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स जैसे फॉर एग्जांपल रेडियम।
तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, मतलब इससे क्या होगा, रेडिएशन जनरेट होगा। और किस तरह के रेडिएशन जनरेट होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। मैंने अभी जस्ट बताया बेटा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। हीलियम के एटम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, तो हीलियम न्यूक्लियस को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को ही अपन क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स बोलेंगे। देखिए ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम +2 का न्यूक्लियस होता है। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को हमने किस पर गिराया बेटा, गोल्ड की फॉइल पर गिराया, ठीक है, एक बीम के फॉर्म में, ठीक है। गोल्ड की फॉइल इसीलिए ली क्योंकि गोल्ड जो है उसकी थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड की मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप इतना थिन कर सकते हो कि उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इतने छोटे छोटे, ठीक है, इतनी शीट कन्वर्ट होगी जिसके अंदर एक एक एटम विजिबल हो पाएगा। तो हमने गोल्ड की फॉइल यहाँ पर यूज़ करी। और नाउ हमने यहाँ पर एक स्क्रीन प्लेस कर दी सर्कुलर ZnS फ्लोसेंट मटेरियल की। ZnS मटेरियल की हमने क्या कर दी, एक, ठीक है, मटेरियल की कोडिंग वाली शीट्स यहाँ पर हमने जनरेट कर दी बेटा। तो इसकी वजह से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड की फॉइल को पार करते हुए बिल्कुल कहाँ हिट हो रहे थे, बिल्कुल स्क्रीन पर हिट हो रहे थे, बिल्कुल सेंटर में ग्लो हो रहा था। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमें ये एक्सपेरिमेंट सेटअप के थ्रू हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल सीधे स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो हमें पता लगा कि कुछ न कुछ यहाँ पर क्या होगा बेटा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से ही क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है। और लगभग 20,000 पार्टिकल में से 1% पार्टिकल ऐसे थे, मतलब बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वापस क्या हो रहे थे, जिस डायरेक्शन से आ रहे थे वापस बाउंस हो रहे थे, किसकी तरफ, सोर्स की तरफ, 180 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो फाइनली हमने इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर, ठीक है, कुछ कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ पार करके जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल न्यूक्लियस से पास होकर के जा रहे हैं तो वो डिफ्लेक्टेड हो गया, और वापस क्या हो गया, एक पार्टिकल ऐसा आया जो वापस टकराया और वापस बाउंस हो गया बेटा। तो फाइनली हमने कुछ कंक्लूजन निकाले इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली अल्फा पार्टिकल पार करके जा रहे हैं। इसका मतलब उस जगह पर क्या होना चाहिए, वैकेंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, होलो होना चाहिए, तभी तो पार करके जा रहे हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी वहाँ पर अवेलेबल होगी, जब तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होगा बिल्कुल सेंटर में अवेलेबल होगा, सेंटर के पास से वो निकल करके गया होगा, तभी तो रिपेल होगा, और वापस बाउंस हो गया। इसका मतलब है, कंफर्म है कि वो पॉजिटिवली चार्ज से टकराया होगा और उसके अंदर सारा का सारा मास अवेलेबल होगा। देंस मास इज नोन एज न्यूक्लियस, उसी को न्यूक्लियस बोला हमने। और फाइनली इन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की साइज भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी। तो न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। मतलब न्यूक्लियस एक छोटी सी जगह होती है एटम के अंदर, जिसकी साइज़ कितनी होती है, 10⁻15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻13 होती है। और एटम ऑफ साइज ऑफ एटम की कितनी वैल्यू होती है, 10⁻10 मीटर के अराउंड होती हैं बेटा। तो इसी मॉडल्स को, ठीक है, उन्होंने मेन जो है इस मॉडल्स के क्या क्या फीचर्स थे, पॉजिटिवली चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर में अवेलेबल होता है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस तो पता लग गया हमें, अब ये वाला न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करेंगे बेटा, इस सर्कुलर पाथ में। और इस सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर क्यों बैलेंस है, इसी सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए यहाँ पर 2 फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करना चाहिए, खींच लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस,
ठीक है। और दूसरा एक फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ ना कुछ इसकी रेडियस है। तो बाहर की तरफ जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो एक बाहर की तरफ एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन की वजह से एक मोमेंटम जनरेट होगा, और उस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर दो फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, सबसे बड़ी बात कि ये इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, उसी टाइम पर एक थ्योरी आई थी मैक्सवेल के थ्रू कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो धीरे धीरे एनर्जी इमिट करना चाहिए और धीरे धीरे वो किसके अंदर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में गिरने की वजह से ये अनस्टेबल होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो कैसे होगा ये नहीं बता पाया। और तीसरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो इन चीज़ों को लेकर के रदरफोर्ड क्या हो गया बेटा, यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो धीरे धीरे एनर्जी कम होनी चाहिए और एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए जब वो न्यूक्लियस में क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, ड्रॉप हो जाना चाहिए। और दूसरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए, पर स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा था लाइट का, ठीक है, डिसकंटिन्यूस आ रहा था। इन्हीं मेजर ड्रॉबैक्स की वजह से फाइनली, ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए नील्स बोहर। तो अपन उसको डिस्कस करेंगे अगले टर्न पे। आप इसको एक बार रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। अगले टर्न पर अपन मिलेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, रिवाइज करते रहे।